जय हिंद व्यूअर्स। 6 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में एक आर्टिकल है कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो कल के न्यूज़पेपर यानी 9 मई में आया हुआ है, जिसमें ये कास्ट सेंसस नॉट अ पॉलिटिकल इशू टू बीजेपी बट पार्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। इसमें इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे तरीके से इस कास्ट सेंसस के बारे में ये एक इंटरव्यू है धर्मेंद्र प्रधान साहब का, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। So caste of characters, caste census presents both challenges and opportunity। जो इस आर्टिकल का मेन मकसद है, जिसमें समझाया गया है कि जाति जनगणना चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत कर रही हैं अभी जो मामला चल रहा है। So the first caste census, कुछ डेटा हम देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, एमसीक्यू के मामले में हो या फिर ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। तो द फर्स्ट कास्ट सेंसस 1881, पहली जातिगत जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी, जातिगत जनगणना जहां पे जाति आधारित जनगणना हुई थी। So the first caste census was conducted in 18 by the British। ये किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था ये। So it was part of a broader effort to understand and control Indian society। So basically ये उन्होंने इसलिए किया था, भारतीय समाज को समझने और नियंत्रित करने का एक व्यापक प्रयास का हिस्सा था। वो जानना चाहते थे कि कैसे और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पूरा सेंसस किया। The census classified population by caste, religion, tribe and language। तो जनगणना में क्या हुआ था? जाति, धर्म, जनजाति और भाषा के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया। Then the last caste census, अब यहाँ पे हम बात करें कि पहली तो 1881 में हुई, अब लास्ट में कब हुआ? जातिगत जनगणना। तो जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। So the last official caste-based enumeration, enumeration का मतलब जनगणना, was done in the 1931 census। तो आपसे पूछा जाए कि अंतिम बार कब हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस, तो उसका आंसर है 1931 में। So data collected in 1931 continues to influence caste based policies today। और जो 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, वही आधार, उसी डेटा के आधार पर अभी भी पॉलिसियां बन रही हैं। So post independence census decision, अब 1951 के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद जनगणना की जो निर्णय 1951 के बाद, सो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1951। सो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई। ये भी एक क्वेश्चन है। तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड कास्ट बेस्ड इनॉग्रेशन एक्सेप्ट फॉर एससी एसटी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एससी एसटी को छोड़कर सरकार ने और किसी कास्ट के लिए जनगणना में उनको इंक्लूड नहीं किया। रही बात बाद की जनगणनाओं में भी यह नीति अपनाई गई, और 1951 के बाद जो भी 10 वर्ष के बाद जब जनगणनाएं हुई तो उसमें भी यही पॉलिसी अपनाया गया। क्या पॉलिसी अपनाया गया? कि एससी एसटी को छोड़कर दूसरी जातियों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। किसमें? जनसंख्या में। सो कास्ट सेंसस वाज कॉलोनियल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने बात किया कि 1881 में ब्रिटिश सरकार ने कंट्रोल के नजरिए से उन्होंने ये जनगणना की। तो जातिगत जनगणना उपनिवेशकालीन वर्गीकरण का एक उपकरण थी, एक टूल्स था, एक हथियार था। स्वतंत्र भारत ने राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया। तो बेसिकली स्वतंत्र भारत में ऑफ कोर्स नेशनल इंटीग्रेशन बहुत मायने रखता है, तो उस नजरिए से हमारी ये जनगणना की गई। नई जातिगत जनगणना पर आज भी बहस जारी है, आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा है। सो कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना 1931 के बाद एक ऐतिहासिक कदम है। ऑफ कोर्स 1931 के बाद पहली बार जाति की जनगणना प्रपत्रों में दर्ज की गई, यानी रिकॉर्ड उसका रखा गया। आरक्षण और प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक है कि कितना हमें रिजर्वेशन देना है, कहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। तो जब तक हमें एक्चुअल संख्या नहीं मालूम चलेगी तो हम कैसे इस चीजों पे काम कर पाएंगे, कैसे रिजर्वेशन दे पाएंगे या कैलकुलेट करेंगे कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि हम अभी हाल ही के मिसाल के बारे में बात करें तो बिहार ने 2022 एंड 2023 में जाति जनगणना पर एक मिसाल कायम की है। सो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या चल रहा है अभी? तो वर्तमान में जनगणना केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्म के आधार पर वर्गीकरण करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का पूरा डेटा 1931 के बाद नहीं लिया गया। व्यूअर्स, हम केवल उसी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं जो उस आर्टिकल में कवर किया गया है, और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो आपको समझने में एग्जाम के नजरिए से हेल्पफुल हो सकती हैं, उन चीजों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर कास्ट सेंसस, अभी कास्ट बेस्ड सेंसस से क्या अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट चैलेंजेस भी क्या है, तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ भी पता चल रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सकेगा। ऑफ कोर्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको किन के लिए कौन से वेलफेयर मेजर्स लेना है, जब तक हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तब तक हम वो स्कीम सही तरीके से नहीं लागू कर सकते। Ensures smaller और more backward caste get their due share। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जो भी स्मॉलर या मोर बैकवर्ड कास्ट है उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है, ताकि वो नीचे से उठ के बराबरी का दर्जा पाए। उदाहरण के तौर पे देखें तो जस्टिस
जी रोहिणी कमीशन ने 2023 के अपने रिपोर्ट में ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन किया, ये भी एक एग्जांपल है। देन एम्पिरिकल बेसिस फॉर रिजर्वेशन, आरक्षण का अनुभव जन्य आधार सुनिश्चित होगा। सो व्हाट इज एम्पिरिकल बेसिस? यदि आप देखें यहां पे, यदि हम एम्पिरिकल बेसिस की बात करें, एम्पेरिकल बेसिस फॉर रिजर्वेशन, आरक्षण का अनुभव जन्य आधार सुनिश्चित होगा। तो अनुभव जन्य क्या है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो रियल में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। द एम्पेरिकल बेसिस फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया क्या है? तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल बेसिस जो था उसको हम समझे तो पता चलता है कि भारत में आरक्षण का अनुभव जन्य आधार हाशिए पर, जो किनारे पे लोग खड़े हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उन समूहों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली ऐतिहासिक और सतत सामाजिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकताओं पर आधारित है। तो पूरी बातचीत को यदि समेटा जाए, व्हाट इज एम्पेरिकल अनुभव जन्य, तो यहां पर है कि एससी, एसटी और ओबीसी द्वारा ऐतिहासिक और सतत सामाजिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकताओं पर आधारित है। मतलब जो असमानता है उसको दूर करने के लिए आप जो चीजें अमल करते हैं उसको ही एम्पेरिकल या अनुभव जन्य जनित करते हैं। यहाँ पे क्रीमी लेयर को बाहर करने की भी मांग की जा रही है। सो क्रीमी लेयर क्या है? सो क्रीमी लेयर, आप जानते हैं कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग से, यानी ओबीसी हैं आप, उसमें भी यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध है तो आपको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, और यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो उनको नॉन क्रीमी लेयर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये भी चर्चा चल रही है कि यदि ओबीसी कैटेगरी में कुछ क्रीमी लेयर के लोग हैं तो उनको इस आरक्षण से बाहर किया जाए। देन इन व्यक्तियों को सामान्य वर्ग के बराबर माना जाता है। आपको क्रीमी लेयर है, आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो चर्चा चल रही है कि जब आपको सामान्य वर्ग के बराबर माना जा रहा है तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों है? 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में यह अवधारणा लागू की गई। तो पहली बार ये जो चर्चा है वो 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में शुरू हुआ था। सो देयर इज अ डिमांड, आरक्षण लाभों से क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग की जाती रही है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि केवल वास्तव में पिछड़े वर्गों को लाभ मिले, मतलब जो एक्चुअल पिछड़े हैं उनको लाभ मिले। तो यह नियम क्रीमी लेयर फिलहाल केवल ओबीसी आरक्षण पर लागू है, अनुसूचित जाति या जनजाति पर नहीं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एससी एसटी के ऊपर लागू है, तो इसका आंसर है नो। फिलहाल ये केवल ओबीसी में ये कैटेगरी है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। सो क्या इस पे बहस और चुनौतियां हैं? तो कुछ लोग एससी एसटी वर्गों पर भी क्रीमी लेयर लागू करने की वकालत करते हैं, यानी आप एससी एसटी वर्ग में हैं और आप आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उसमें भी ये कैटेगरी बननी चाहिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की, जो कि इस डिबेट का हिस्सा है। दूसरों का मानना है कि इससे ऐतिहासिक शोषण और सामाजिक पिछड़ेपन की अनदेखी होती है। तो यहां पर यह भी एक मामला चल रहा है। तो उससे क्या होगा? यह बहस न्यायालयों, संसद और समाज में लगातार जारी है। हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि एससी एसटी में यदि आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उनको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसा भाग में बांटा जाए, और वहीं एससी एसटी के वो जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं, ये लंबे समय से जो हमारे साथ जो शोषण हुआ था और पिछड़ापन था इसकी अनदेखी होगी, तो हम उसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, मतलब हमें जो प्रिविलेज मिल रहा है वो मिलता रहे। और इसी चीज पे लगातार ये बहस जारी है। चैलेंजेस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इसको हम ये इंग्लिश वाला पार्ट है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। सो अगस्त 2024 यानी पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण का रास्ता साफ कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में साफ कर दिया है, यानी एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर या दूसरे तरह से सब कैटेगराइजेशन का रास्ता क्लियर हो गया। तो न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग ने 2023 में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए एक अध्ययन पूरा किया था। न्यायालय के फैसले में उप वर्गीकरण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के भीतर एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची गई थी, और आयोग की रिपोर्ट में गड़बड़ी की संभावना ने सरकार को अपने निष्कर्षों को संरक्षित रखने के लिए मजबूर किया। तो बेसिकली इसको रिपोर्ट को अभी कंजर्व करके रखा गया, अभी ये नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया। जाति उप वर्गीकरण की जटिलताएं क्या है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स मामले हैं इसमें? सो ऑफ कोर्स अंतहीन प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व क्या क्या मतलब है? आपके जो इशू है ऐसा है कि खत्म ही नहीं होते, हमेशा कंटिन्यूअस जो है वो रिप्रेजेंटेशन आता रहता है, ये शिकायत उसको सॉल्व किया तो फिर शिकायत। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो एक बहुत अहम मुद्दा है। लगातार वर्गीकरण और पुनर्नामकरण से कुछ समूह हमेशा असंतुष्ट रह सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब वर्गीकरण हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, तो कुछ ग्रुप हैं जो अभी भी असंतुष्ट रहते हैं।
फिर क्या होगा, सकारात्मक प्रक्रिया अनंत मांगों को चक्र में बदल सकती है। तो बात वही आगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन और ये हिस्सा था, तो ये क्या हो रहा है, आप यदि एक बार एक मांग मान लेते हैं तो अब वो साइकिल हमेशा चलता रहता है, फिर नई मांगे शुरू होने लगती हैं। पहले यदि हम चुनौतियों की बात करें तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको शॉर्ट में आप SECC बोलते हैं, तो उस जनगणना में जब एंट्री देखा गया तो लगभग 46 लाख जो है एंट्रीज, सब कास्ट, सिनोनिम्स एंड वेरिएशन, मतलब इतने सारे नाम पाए गए, क्योंकि वहां पे एक फ्रीडम दिया गया था जो लोग फॉर्म भर रहे थे कि वो अपने हिसाब से नाम के अनुसार जो लोकल लैंग्वेज में नाम है उसमें आप अपने हिसाब से जो भी सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं अपने कार्ड। तो आप पाएंगे कि इंडिया में 46 लाख इतने नाम एंट्रीज मिली। तो आप सोच लीजिए कि कितना मुश्किल काम है ये। कास्ट एनुमरेशन की बात करें तो जाति गणना कानूनी, राजनीतिक और नैतिक पहलू क्या है इस पूरे आर्टिकल में। जातियों की एकीकृत सूची का अभाव है, एक जगह जो है वो कास्ट रिपोजिटरी नहीं है। देन SC, ST और OBC सूचियों के अलावा और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां पे डेटा इकट्ठा हो। देन जाति, जनजाति या सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तय करना अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है। तो हो क्या रहा है पहले कि कोई वर्ग बोलता है कि नहीं इनको निकालो इस वर्ग से, या कोई वर्ग बोलता है कि हमें इंक्लूड करो। तो ये सारे जो है अदालतों में बहुत लंबे मामले चल रहे हैं पहले, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ऑनगोइंग लीगल इश्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही शामिल करने और बाहर करने को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं कि आप हमें या तो इंक्लूड करो, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं इनको आप एक्सक्लूड करो। जाति गणना ऐसे वर्गीकरण पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का एक अवसर हो सकती है। तो यानी ये जो कास्ट सेंसस है, तो क्यों ना हम इस पे सहमति बना के कॉमन एक सबके लिए जो उचित हो उस पे हम आगे बढ़े। पॉलिटिकल वोलेटिलिटी एंड वे फॉरवर्ड, राजनीतिक संवेदनशीलता और आगे की क्या कदम होना चाहिए। तो बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण ने राजनीतिक विवाद उत्पन्न किए। अब जब सभी दल सहमत हैं तो केंद्र को शांतिपूर्ण और समावेशी नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इंक्लूसिव समावेशी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इससे जाति गणना के निष्कर्षों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता सुनिश्चित होगी। ऑफ कोर्स जो हमारा मेन मकसद है इस कास्ट सेंसस का, ताकि जो लाभ है, जो पॉलिसी है, वो जो बेनिफिशियल वर्ग है, जिसको नीडी है, उसके पास पहुंचे तो बेहतर होगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये कास्ट सेंसस से रिलेटेड आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बेस्ट विशेस।